हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेके, और वहां पे हमने बताया था कि कैसे एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि कैसे फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, इन सब के पीछे जैसे हमने बात किया था कि एक ही पर्टिकुलर रीजन है, और वो रीजन क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है वो हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटा देता है, और उसी की वजह से ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हम पढ़ रहे हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि रीजन क्या है, या अगर हम बात करें कि कॉज क्या है, तो वंस अगेन चीज वही है, हमको वही लिखना है कि यहाँ पे भी जो है क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कि वेपर प्रेशर जो हमारा डिक्रीज हुआ है उसी की वजह से जो है ये प्रॉपर्टीज निकल के आई हैं। अब क्या है कि याद कीजिए कि हमने बात किया था कि बॉइलिंग जो है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का कब होता था। तो बॉइलिंग के लिए हम ये बोल रहे थे कि जब उसका वेपर प्रेशर बराबर होगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जाके जो है बॉइलिंग होती थी। लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले, जस्टिफाई करने से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्रीजिंग एक्चुअली में कैसे हम डिफाइन करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर मैं इसको थियोरेटिकली बोलूं, तो जब हमारे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके? लिक्विड फेज के। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? लिक्विड फेज के, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो हमारा सबस्टेंस फ्रीज होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? लिक्विड फेज के, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो है फ्रीजिंग होगी। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो हम ये लिख सकते हैं एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इट विल बी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। जो चीज मैंने आपको बताया था, और आपको इसको याद रखना है। अब इसमें जो है वंस अगेन सेम चीज है कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं हमें पता है कि इसके पीछे कॉज क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे भी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। सिमिलरली जैसे कि हमने बात किया था किसमें? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो लगभग वही तरीका यहाँ पे है। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें और एक्सप्लेनेशन को लेके, तो मेरे साथ जो है आप फिर से इस पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है हमारी लाइन है वेपर प्रेशर की, और ये लाइन है टेम्परेचर की। अब क्या है कि अगर हम फ्रीजिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है सॉलिड फेज का लाइन है, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड जो है ये वाला जो हिस्सा है ये लिक्विड फेज का है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे दोनों का वेपर प्रेशर जो है सेम हो जा रहा है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? TF से, फॉर एग्जाम्पल। अब मान लेते हैं कि हमने इनिशियली जो लाइन आपके लिए प्लॉट की है ये वाली, ठीक है, ये लिक्विड और प्योर लिक्विड के लिए है, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट की लाइन है, और इसको जो है ऊपर लिख लेते हैं। तो ये प्योर सॉल्वेंट का लाइन है, ये जो है हमारा लिक्विड है, लिक्विड फेज, और यहां पे ये जो दिया हुआ है आपको ये है सॉलिड फेज। अब क्या है कि हमको क्लियरली ये बात पता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से डेफिनेटली वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो अगर हम लिक्विड फेज को कंपेयर करेंगे जो है सॉल्यूशन वाले फेज से, प्योर सॉल्वेंट को, तो उस सिचुएशन में वो लाइन वंस अगेन उससे नीचे ही चलेगी। तो अगर उससे नीचे ही चलेगी तो कुछ इस तरीके का कर्व आएगा। ये डॉटेड कर्व जो मैं बना रहा हूं ये किसका बना रहा हूं? सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन का कौन सा फेज है? लिक्विड फेज है। अब ध्यान दीजिए कि क्लियर कट यहाँ पे साफ साफ हमको ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो लिक्विड फेज है ये इस सॉलिड फेज से मैच ही नहीं हुआ है। तो अगर ये इस पर्टिकुलर सॉलिड फेज से मैच ही नहीं हुआ है तो डेफिनेटली जो है फ्रीजिंग तो होगी नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर घट चुका है और ये जो है सॉलिड फेज से मैच नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली हमको जो है इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा,
और एक्सटेंड अगर करेंगे मतलब टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, और जब इसका टेम्परेचर घटाएंगे तो ये यहाँ पे जाके इसको कट किया या मैच किया, और यहाँ पे जब ये मैच किया तो ये हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, TF डैश। तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था किसका, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहां पे जो T-F मैंने निकाला है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इससे पीछे आ रहा है, ये इससे पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। तो इसलिए जो हमने क्या लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, डिक्रीज होगा। वही चीज हमें ग्राफ से ऑब्जर्व भी हो रही है। अब क्लियर कट है कि ये जो पीछे लाइन एक्सटेंड हुई है इसमें ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है जो कि हमारा डेल्टा TF के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डेल्टा TF का मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और अगर हम इसको न्यूमेरिकली लिखें कि डेल्टा TF जो है बराबर किसके होगा, तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा TF माइनस TF डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, तो सॉल्यूशन में से किसको घटा रहे थे, सॉल्वेंट को। लेकिन यहाँ सॉल्वेंट में से किसको घटा रहे हैं, सॉल्यूशन को। इस चीज़ को क्लियरली ध्यान रखना है कि यहाँ जो है हम कर क्या रहे हैं, तो वहाँ चीज़ें बढ़ रही थी, यहाँ घट रही हैं, तो रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट का बात हो रहा है और ये जो है किसका बात हो रहा है, सॉल्यूशन का बात हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो डेल्टा TF है, जो डिफरेंस है, ये इस डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। और ये डिफरेंस एक्चुअली क्या है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। जितना वेपर प्रेशर घटेगा उतना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा डेफिनेटली उतना पीछे जाके इसको कट करेगा। साफ साफ हमको दिख रहा है। तो अगर ऐसा है कि इस तरीके की सिचुएशन निकल के आने वाली है, तो यहाँ से भी जो है हम ये कोरिलेशन क्लियर कट लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा TF है, जिसको एक्चुअली में हम किस नाम से जानते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो है डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसके, डेल्टा P के। क्योंकि हमें पता है कि डिप्रेशन जितना अधिक है उतना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अधिक होगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। अब देखो, फ्रॉम राउट्स लॉ या फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि डेल्टा P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, XB के। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें सिमिलरली जैसे हमने एलिवेशन में कोरिलेशन एस्टेब्लिश किए थे, वैसे ही हम लिख सकते हैं कि डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, XB के। और ये जो है हम किससे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज करके। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम डेल्टा TF को अगर आगे लिखे तो हमने एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर लिया K इंटू XB। अब जो है इसको जैसे हम एलिवेशन को कन्वर्ट किए थे मोलैलिटी और कांस्टेंट में, वैसे इसको ही कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम डेरिवेशन, एग्जैक्टली सेम चीज करनी है। तो अगर हम इसको सिमिलरली अगर ड्राइव करें तो कंक्लूजन जो है जो निकल के आएगा वो होगा डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू M। मतलब बदल क्या गया कि वहाँ पे K भी था और यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, KF। बस इतना जो है चीज़ें बदल जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हम KF लेके आए हैं वो KF एक्चुअल में है क्या, उस पर जो है हमें डिस्कशन करना है। तो अल्टीमेटली उस पर डिस्कशन करने से पहले आपको जो है मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, याद रखना है। और यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, पिछले वीडियो लेक्चर को देख के आप इस पे वर्कआउट करें कि कैसे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे। और आई होप कि आप आसानी से इसको कर लोगे, क्योंकि पीछे मैंने इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कैसे XB को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है। तो आपको वो आना भी चाहिए ताकि आपका जो है विजन थोड़ा सा अच्छा हो। अब देखिए, अब यहाँ पे भी जो है हम बात करेंगे किसके ऊपर, KF के ऊपर, कि एक्चुअल में जो है KF जो है क्या। तो जब हम KF के ऊपर बात करेंगे तो KF में क्या है कि जैसे कि हम KV को डिफाइन करते थे वैसे ही KF है कि यहाँ पे इसकी यूनिट को लेके अगर बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगी सेम, जैसे उसमें लिख रहे थे डिग्री सेल्सियस पर मोलल।
या केल्विन पर मोलर, जो ऐसा यूनिट होगी वो केल्विन में लिखेंगे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे इसके अलावा नाम की कि किस किस नाम से इसको हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब फ्रीजिंग को ऑब्जर्व करने के लिए लैटिन में एक वर्ड होता है, जैसे कि बॉइलिंग के लिए हमने इवोलेस्कोपिक लिखा था, वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, क्रायोस्कोपिक। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको लिखा जा सकता है। अब चीज़ें यहाँ पे ही समाप्त नहीं होती। अब जैसे अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड में, तो कई बार इसकी डेफिनेशन लिख ली जाती है। तो डेफिनेशन लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर इस फॉर्मूले का यूज करें, तो अगर हम एक मोलल सॉल्यूशन लेते हैं तो एक मोलल सॉल्यूशन में केएफ को हम डिफाइन करेंगे कि एक मोलल सॉल्यूशन का जो डेल्टा टीएफ आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, दैट इज नोन एज द केएफ, यह हमारा मोलल एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए जो है हम एज ए रेफरेंस जो है क्या ले लेंगे, 1 मोलल सॉल्यूशन। तो फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, और इसको जो है थियोरेटिकल भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी डेफिनेशन निकल के आ जाएगी। अब देखिए ये सारी चीज़ें करने के बाद अब इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमने पीछे वहाँ पे डिस्कस किया था कि क्या कोई फॉर्मूला है जिससे कि हम के एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने के वी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले लिखे थे, क्या इसको कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ फॉर्मूले जिससे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है? तो डेफिनेटली यस, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो अगर हम उन फॉर्मूले की बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको याद करने में जो है बहुत परेशानी नहीं होने वाली है, बहुत आसान है। बस वहाँ पे जब हमने टीवी का यूज किया था, यहाँ पे टीएफ का यूज करना है, और जहाँ पे वेपराइजेशन था वहाँ फ्यूजन कर देना है। तो फॉर्मूला जो है वही रहेगा, MAR TF स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा H फ्यूजन इनटू 1000। ठीक है, टर्म में जो है बदल गया है TF, तो TF जो है अब यहाँ पे अगर हम बात करें, बाकी चीज़ें तो वही सिमिलर है पीछे जैसी हमने एलिवेशन में पढ़ा था। TF जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है और इसको आपको केल्विन में लेना है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो डेल्टा H फ्यूजन की अगर हम बात करेंगे तो ये मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। अब बाकी चीज़ें आपको पता है, R क्या होगा, MA क्या होगा, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, गैस कांस्टेंट है। वैसे ही जो है KF के लिए दूसरा फॉर्मूला जो लेटेंट हीट से हम निकालते हैं, तो लेटेंट हीट से जब फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा MAR, ठीक है, सॉरी इसमें MA नहीं रहेगा, R TF स्क्वायर डिवाइडेड बाई LF इंटू 1000। आपको याद होगा जैसे कि हमने किसके लिए निकाला था, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वैसा ही जो है लगभग ऐसा ही फॉर्मूला है। बस ध्यान से देखिए हमने दो ही चीज़ों में परिवर्तन किया है, एक तो TF, ठीक है, TB था तो TF हो गया, वहाँ पे जो है वेपराइजेशन था, फ्यूजन हो गया, बस इतना ही चेंजेज हुआ है, बाकी सब कुछ लगभग ऐसा ही है। तो इनको जो है याद रखना बहुत ही सिंपल है, ईजी है। अब देखिए फॉर्मूले में क्लियर कट दिख रहा है कि सॉल्वेंट का यूज करके चीज़ों को लिखा जा रहा है KF के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो KF है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि ये किस पे डिपेंड करने वाला है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करने वाला है। जैसे अगर हम सॉल्वेंट अलग कर देंगे तो डेफिनेटली KF भी क्या है, चेंज होने वाला है। अब देखिए ये तो हमने जो है न्यूमेरिकल रिलेशन के लिए सब कुछ डेवलप कर लिया, KF के बारे में पढ़ लिया कि KF को कैसे निकाला जा सकता है, क्या इसके नाम होंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिट क्या होगी, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे भी बात आ जाती है क्वेश्चंस की कि सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन में जो है जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे an aqueous solution
an aqueous solution of non-volatile solute boils at 100.17 degrees Celsius. Calculate its freezing point. और हमें गिवन है, गिवन फॉर H2O के लिए दिया हुआ है कि Kf का जो वैल्यू है वो 1.86 है और Kv का जो वैल्यू है वो 0.51 है। यूनिट वही है, ठीक है, केल्विन पर मोलर ले सकते हो, डिग्री सेल्सियस पर मोलर, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है और डिफरेंस जो है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम आता है। आप देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई एडिशनल बात है। बात यह है कि हम पिछले कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके हम किस पे मूव कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। आप किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें ये दिया हुआ है कि इतने पे बॉयल हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीवी जो है बराबर हो जाएगा किसके, 100.17 डिग्री सेल्सियस माइनस 100। और अगर इसको करेंगे तो ये जो है कितना निकल के आएगा, 0.17 डिग्री सेल्सियस। क्लियर कट है कि इतना जो है हमारा क्या निकल के आएगा, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कि डेल्टा टीवी जो है बराबर होता है किसके, केवी इंटू एम के, और एट द सेम टाइम हमें पता है कि डेल्टा टीएफ जो है बराबर होता है किसके, केएफ इंटू एम के। ये दोनों फॉर्मूले हमें पता है। अब हम एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मोलैलिटी तो सेम होगी और उसको हम एम मान लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट molality of solution is इक्वल्स टू m, ठीक है। तो अगर ये m है तो डेल्टा टीएफ जो है इस रिलेशन से निकाल सकते हैं और डेल्टा टी भी इससे निकाल सकते हैं, डेल्टा टीएफ इससे। तो ये जो है हमारा हो जा रहा है क्या, सेकंड, और ये जो है हमारा हो जा रहा है फर्स्ट। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें, मतलब फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा टीवी बाई डेल्टा टीएफ इट विल बी इक्वल्स टू केवी बाई केएफ। क्लियर कट है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन में डेल्टा टीवी की वैल्यू दी हुई है, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, केवी की वैल्यू दी हुई है, तो हम किसको निकाल सकते हैं, डेल्टा टीएफ को। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 0.17 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू 0.51 डिवाइडेड बाई 1.86। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू आ जाएगा 0.62 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू किसका आया है, डेल्टा टीएफ का। ये टीएफ का वैल्यू नहीं आया, ये डेल्टा टीएफ का वैल्यू आया और हमसे पूछा क्या गया, फ्रीजिंग पॉइंट। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम डेल्टा टीएफ लिखते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि डेल्टा टीएफ जो है वो टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पे आपसे सॉल्यूशन का पूछा जा रहा है। तो इससे जो है आप अगर इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो क्या लिखोगे आगे, तो आप इसमें आगे लिखोगे कि टीएफ ऑफ सॉल्यूशन जो है बराबर हो जाएगा टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। और पानी कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपको पता है, माइनस 0.62 डिग्री सेल्सियस। तो अल्टीमेटली जो है आपका आंसर क्या आने वाला है, बताइए क्या आंसर निकल के आएगा। तो आंसर निकल के आएगा माइनस 0.62 डिग्री सेल्सियस। तो आसानी से जो है हमने इस कोरिलेशन को डेवलप करके यूज करके आंसर ले आए
और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना कि फ्रीजिंग से जब हम डील करते हैं तो हमें घटाना होता है, और जब बॉइलिंग से डील करना होता है तो हमें ऐड करना होता है। डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ को लेके जब बात करेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग में घट रही हैं चीज़ें, बॉइलिंग में बढ़ रही हैं चीज़ें, तो ये आपको याद रहेगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अब उसमें हम क्या करेंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है एक एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड आउट मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट whose 7% weight by weight aqueous solution freezes at -0.89 डिग्री सेल्सियस, और KF जो है यूज करना है 1.86 केल्विन पर मोलर। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है किसको लेके, वेट बाई वेट परसेंटेज को लेके। ये बोला गया है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और इसमें जो है हमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका वो -0.89 डिग्री सेल्सियस है। अब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से क्या क्या हमें पता चलता है, आप ध्यान दीजिए। तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें ये पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये आपको बहुत आसान चीज़ है, याद भी होगा, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और सॉल्यूशन का जो है हमें क्या दिया हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमें दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू -0.89 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF निकाल सकते हो, तो डेल्टा TF का मतलब है 0 माइनस ऑफ 0.89, इट मीन्स ये जो है बराबर हो जाएगा 0.89 डिग्री सेल्सियस। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें लिखी हुई है इससे हम कई सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब ये बहुत हेल्पफुल है। अब इसका मतलब क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान करोगे तो इसका मतलब ये होगा 7 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 7 ग्राम सोल्यूट जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो अगर सोल्यूट 7 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा, 93 ग्राम, क्योंकि 7 ग्राम तो सोल्यूट होगा, तो रिमेनिंग जो है मास किसका हुआ, सॉल्वेंट का, और 93 ग्राम आएगा। और अब ये मान लो कि लेट अस एज्यूम दैट मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू mb, आप ये मान लो। अब अगर ऐसा है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल अप्रोच इसके आगे ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेआउट हमको तैयार करना था ताकि हम आगे की इंफॉर्मेशन लिख सकें, यूज कर सकें। अब मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, केवन मास कितना है 7, 100 ग्राम के लिए मोलर मास कितना मान लिया हमने mb। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg जो है बराबर हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर कट है, किस तरीके का हम लिख सकते हैं। अब मोलैलिटी क्या होता है, याद करिए, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट WA इन kg।
अब सब कुछ तो हमें पता है तो निकाल सकते हैं, तो इसको आगे जो है सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आप देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है इससे हमको पता चलती है। तो इससे हमको पता ये चलता है कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम के। सब कुछ दिया हुआ है। डेल्टा टी एफ कितना है 0.89, के एफ कितना है 1.86, मोलालिटी के लिए एन वी कितना है 7/mb डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 93/1000। अब देखिए इस सब को जो है सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो है एम बी निकालना है। तो एम बी जो है अल्टीमेटली बराबर हो जाएगा किसके 1.86 इंटू 7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 0.89। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन करिए, निकल के आएगा कितना 157.30 ग्राम के अप्रोक्सीमेट आने वाला है ये। तो कुल मिला के जो है आपको क्लियर कर दिखा कि हमने क्या अप्रोच ली। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है हमने लेआउट तैयार किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जो हमें क्वेश्चन में छुपी हुई थी, फिर जो है हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो है आइए बात करते हैं तीसरे सवाल पे कि तीसरा सवाल जो है किस तरीके का हो। तो आइए जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपसे पूछा गया है कि कितना आइस जो है सेपरेट होगा जब हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जो है फ्रीज करके कितने टेम्परेचर पे लेके जाएंगे -9.3 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये -9.3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसके लिए जो है हमें फाइंड आउट करना है कि कितना इसमें से वाटर निकाल दे जो कि आइस में कन्वर्ट हो जाए। अब ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और लॉजिक क्या छुपा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन और लॉजिक ये छुपा हुआ है कि जैसे हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, अब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है कि हम उसको जो है थोड़ा सा चाहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाए। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर उसका घट जाए तो क्लियर कट है कि हमें ये फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टी एफ जो है बराबर होता है किसके के एफ इंटू एम के, और m के बारे में हमें पता है कि m बराबर होता है एन बी बाई मास ऑफ सॉल्वेंट के। अब देखिए ध्यान से देखिए कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके सॉल्वेंट के मास के। अब देखिए कि यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है कि आइस हट रहा है, आइस सेपरेट आउट हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड बन के सेपरेट हो रहा है। अब सॉल्वेंट अगर सॉलिड बन के सेपरेट हो रहा है तो क्लियर कट है कि सॉल्वेंट का मास घटेगा, सॉल्वेंट का मास घटेगा तो इसका मतलब मोलैलिटी क्या है बढ़ेगी, मोलैलिटी बढ़ेगी तो डेल्टा टी एफ भी क्या है बढ़ेगा। डेल्टा टी एफ बढ़ा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटा, और वही चीज यहाँ पे क्लियर कट है कि जीरो पे ना होके जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -9.3 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्लियर कट है कि हमने सॉल्यूशन तो ये बनाया था, लेकिन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो 200 ग्राम जो वाटर का मास दिया हुआ है ये मास जो है कुछ सेपरेट आउट हो गया है, और जो सॉल्यूशन बचा है जो कि किस पे प्रेजेंट है 9.3 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि किस में प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में या जस्ट फ्रीज होने वाला है, उसके लिए जो है वाटर का जो मास है वो डिफरेंट होगा, 200 ग्राम से अलग होगा। तो आप जो है ऐसे सवालों में ये ना मान लें कि 200 ग्राम जो है पूरा वाटर जो है वो फ्रीजिंग में चला जाएगा या सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसमें से कुछ मास जो है फ्रीज हो जाएगा और कुछ मास जो है वो सॉल्यूशन में रहेगा। तो आप जो है ये मान लें कि जो मास सॉल्यूशन में गया है वो W ग्राम है, या आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए जब हम सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो आप ये मान लें कि लेट अस एज्यूम दैट मास ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से हमारा मतलब है H2O से है, इज इक्वल्स टू W ग्राम। ठीक है, केजी में अगर आप इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा W/1000। अब देखिए कि सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल अगर आपको नहीं पता है तो CH2OH मोलर मास होगा इसका 62, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 50/62, इतने मोल्स इसके आएंगे। अब देखिए इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने इसको कूल किया, ठीक है, तो कूल अगर कर दिया
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अगर ये जस्ट फ्रीज होने वाला है तो ऐसी सिचुएशन पे डेल्टा TF जो है कितना निकल के आएगा। ऐसी अप्रोच हमें माननी होगी कि इसके बाद जस्ट फ्रीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें से आइस सेपरेट हो रही है, मतलब फ्रीजिंग ऑन गोइंग है। ठीक है, कुछ पार्ट उसका फ्रीज होकर सेपरेट हो गया, रिमेनिंग पार्ट जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में है। अब जो है उससे नीचे जाएंगे, ठीक है, मास को घटाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। अब जो है उस सिचुएशन पे अगर हम रोकना चाहते हैं कि वहां पे रुक जाए, ठीक है, तो उसी को मानेंगे कि वही हमारा अभी फ्रीजिंग पॉइंट है। अब अगर वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस 9.3, तो अल्टीमेटली ये निकल के आएगा कितना, 9.3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब ये डेल्टा TF की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है हमने लिख लिया। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कर लेते हैं। तो डेल्टा TF हम लिख लेते हैं कितना है, 9.3, KF का वैल्यू जो है कितना दिया, 1.86, मोलैलिटी के लिए मोल्स चाहिए, तो मोल्स हमारा कितना है 50/62 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब W/1000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो W जो है सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1.86 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 9.3, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो W आएगा 161.29 ग्राम के। मतलब ये साफ साफ क्लियर कट नजर आ रहा है कि इतना जो है H2O का मास सॉल्यूशन में होना चाहिए, जो जस्ट किस पे फ्रीज करे, 9.3 डिग्री सेल्सियस पे माइनस में। अब अगर ऐसा होगा, कितना मास होना चाहिए, लिया था इतना, तो 0 से यहाँ तक आने तक कितना मास सेपरेट आउट हो गया होगा, जो सॉल्यूशन से बाहर निकल गया होगा। तो सॉल्यूशन से बाहर जो है कितना निकल गया होगा, तो मास ऑफ आइस सेपरेट आउट, इट विल बी इक्वल्स टू 200 माइनस 161.29, इट मीन्स जो है आ जाएगा 38.71 ग्राम। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्लियर कट इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच को इसमें लेना है। ठीक है, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे जो है मास ऑफ सॉल्वेंट को अननोन मान के जो है हमने सबसे पहले ये निकाला कि कितना जो है उस पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सॉल्वेंट का मास होना चाहिए, कितना दिया था, और वो जो डिफरेंस आएगा उतना ही मास जो है आइस में कन्वर्ट होके निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की अप्रोच आपको याद रहेगी। तो हमने जो है इस पे बात किया न्यूमेरिकल, ठीक है, अप्रोच को लेके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। अब जो है हम बात करते हैं किस पे, एप्लीकेशन पे, क्योंकि ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एप्लीकेशन क्या क्या होंगी इस पर्टिकुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो जैसे हमने शुरू की 2 की एप्लीकेशन डिस्कस की थी, इसी का भी डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन क्या क्या रहेंगी इस पे थोड़ा बात कर लिया जाए। अब एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन एकदम सिंपल है, फिक्स है, जो बार बार हम लिख रहे हैं, टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये सबसे पहला हमारा है। दूसरा और तीसरा जो कि एक ही पर्टिकुलर कंडीशन से एसोसिएटेड है, हिल स्टेशन से। एक तो हमारा जो है रोड सॉल्टिंग। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हिल स्टेशन पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, पर्टिकुलरली बर्फ की वजह से जो है रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। अब जब वो रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं तो उस पे से हमें आइस को क्लियर करना होता है। तो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, मतलब पर्टिकुलरली क्या अप्रोच ली जाती है, तो उसके लिए अप्रोच ही ली जाती है कि उस पर जो है नमक को छिड़का जाता है। अब क्यों नमक छिड़का जाता है, क्योंकि नमक जब आइस के साथ मिक्स होगा और वो जो सॉल्यूशन बनेगा नमक और वाटर का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली आइस मेल्ट होती रहेगी। तो जैसे जैसे वो सॉल्यूशन में आइस घुलती रहेगी या पास होती रहेगी, वैसे वैसे उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घटता रहेगा और वहाँ से वो क्लियरली जो है मेल्ट होके हटती रहेगी, रॉड्स जो है क्लियर हो जाएंगी। ये सिंपल अप्रोच हम लेते हैं। तो याद करिए कि चैप्टर की शुरुआत में हमने इसी पे बात किया था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इस चैप्टर में जो कि डेली लाइफ में यूज होने वाली है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको
कि कैसे हम इसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर ले रहे हैं और किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। दूसरा जो है, जो एंटी फ्रीजर थे जो कार के रेडिएटर्स में यूज होते हैं, याद करिए कि इलिस्ट्रेशंस में जो है रेडिएटर्स में जो पानी भरा जाता है ताकि ठंडा रहे हमारा इंजन, उसके लिए जो है हमें याद है कि हम कुछ ऐसे सबस्टांसेस को उसमें ऐड करते हैं ताकि वो पानी फ्रीज ना हो। उसमें जनरली जो है, जैसे हमने एक क्वेश्चन भी किया एक, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल वाला, तो इन पर्टिकुलर सबस्टांसेस को जो है यूज किया जाता है। अब इनको जो है क्यों यूज किया जाता है, तो यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी में इनको घोलने से ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा घटा देते, कि अगर हम इसका 60% सॉल्यूशन ले तो आप जो है एज्यूम कर सकते हो ये जो है नियरली इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है -49 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकता है, इतना कम कर सकता है। तो क्लियर कट है, आसानी से जो है आपका वाटर जो है किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, वो फ्रीज नहीं होगा, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस को लेके या कॉस्ट को लेके इसका पर्टिकुलर जो है ज़्यादा यूज होता है किसके रिलेटिव, ग्लिसरीन के रिलेटिव। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके ये ज़्यादा हेल्दी है इसके रिलेटिव। लेकिन हाँ, फिर भी हम यूज किसका करते हैं, इनका। तो ये जो सबस्टांस है एंटी फ्रीजर के रूप में काम करते हैं हमारे कार रेडिएटर में। तो जैसे हमने देखा कि इस पर्टिकुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। अब क्या है कि ये तो इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन था। अब हम जो है अगले वीडियो लेक्चर में अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और वो जो है हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर।